हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक और बहुत ही कमाल का चैप्टर और एक बहुत ही सिंपल चैप्टर जो स्टोरीज के बेसिस पे और जो मेन कीवर्ड्स हैं उनके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पूरे साल आपको क्लास 9th एसएसटी का कोर्स इसी सिंपल हैंड रिटन नोट्स के साथ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। 14 जुलाई 1789। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो डेट है आप इस डेट को याद रखना। ये डेट ही है जो पूरे चैप्टर की थीम आपको बताती रहेगी। 14 जुलाई 1789 पेरिस। यानी कि 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ पेरिस में? रूमर्स यानी मैं आपको बता देता हूँ, रूमर्स का मतलब होता है अफवाह। और हम बोलते हैं ना अफवाह है तेरे बारे में कुछ ऐसा, तो वैसे अफवाह बोलते हैं। तो अब अफवाह थी क्या? तो अफवाह थी कि किंग वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर ऑन द सिटीजन्स। कि मतलब जो वहाँ का किंग है वो जल्दी उसकी आर्मी को यानी उसकी सेना को ऑर्डर देने वाला है कि वो सिटीजन्स के ऊपर फायर कर दे, यानी सिटीजन्स के ऊपर गोलीबारी करना शुरू कर दे। 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड। तो अब ऑफकोर्स अगर किंग ऑर्डर देगा कि अपनी सेना को कि तुम जाके अपनी जनता के ऊपर गोली चला दो, तो जनता बैठी थोड़ी ना रहेगी, वो भी अपने बचाव के लिए कुछ करेगी। तो 7,000 आदमी और महिलाएं, 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड, 7,000 महिलाएं और वो मर्दों ने एक झुंड बना लिया, गैदर्ड हो गए, इकट्ठा हो गए एक जगह। द क्राउड टारगेटेड द बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन बिकॉज इट वॉज द हेटेड सिम्बॉल ऑफ द किंग्स एब्सोल्यूट पावर। तो उन सब ने क्या एक टारगेट बनाया, किसको बनाया? बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब जो राजा का किला था तो उसमें एक बेस्टाइल फोर्ट भी था जो प्रिजन था, यानी जेल थी वो एक तरीके से, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने उसको टारगेट करा। क्यों करा? क्योंकि बिकॉज इट वॉज हेटेड सिंबल ऑफ द किंग्स एब्सोल्यूट पावर। क्योंकि वो किंग का एब्सोल्यूट पावर जो थी कि किंग के हाथ में सारी पावर है, उसका एक हेटेड सिंबल था। जनता उस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। द एंग्री क्राउड स्ट्रॉम्ड द फोर्ट्रेस, किल्ड इट्स कमांडर, फ्रीड द प्रिजनर्स एंड कंप्लीटली डिमोलाइज्ड द बिल्डिंग। तब इसमें हुआ क्या? जो वहाँ की जनता थी उसने बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर अटैक करा। वहाँ पे जो उनका कमांडर था, बेस्टाइल फोर्ट का जो कमांडर, जो हेड था, उसको जनता ने मार दिया। ठीक है, और वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे यानी आके जो कैदी थे उनको वहाँ से रिहा कर दिया, वहाँ से छुड़ा लिया। और बाद में कंप्लीटली डिमोलाइज द बिल्डिंग, और बिल्डिंग को पूरी तरह तोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? दिस ड्रामेटिक इवेंट मार्क द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ट्रिगरिंग द प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री। फिर जो ये इवेंट जो हुआ, यानी जब जनता ने बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर हमला करके उसको तोड़ दिया, वहाँ पे कमांडर को मार दिया वहाँ पे, तो ये होता है एक तरीके से ऑफिशियल इवेंट हुआ, यानी पहला इवेंट था ये इंसिडेंट था पहला, जिसके बाद से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया पूरी कंट्री में। ठीक है, तब आप लोग सोच रहे होगे कि जनता ने बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर ही हमला क्यों किया, किसी और फोर्ट के ऊपर भी हमला कर सकते थे। तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे अपन बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, एक बच्चे ने शॉट मारा, बॉल किसी अंकल के घर पे चली गई। अब वो अंकल बॉल देने से मना कर रहे हैं। तब कई बार होता है ना, बच्चों को गुस्सा आ जाता है कि अंकल बॉल क्यों नहीं दे रहे। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, अंकल की जो कार होती है उसके ऊपर नाखून मार देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं। तो वैसे ही अब लोगों को जो पेरिस की जो जनता थी उसको राजा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तो अब उन्होंने क्या करा, राजा की एब्सोल्यूट पावर का जो सिंबल था, क्या था सिंबल? बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन, यानी बेस्टाइल का किला और जो जेल, तो लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको तोड़ दिया। इस वजह से
लोगों ने बेस्टल फोर्ट के ऊपर हमला किया। ठीक है, तो ये तो था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब अपन पढ़ते हैं चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, तो इसमें हुआ क्या, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ 18th सेंचुरी का क्या मतलब है। 18th से जब भी कोई से नंबर लिखा है और सेंचुरी लिखा है तो मतलब आपको समझ जाना है जो भी नंबर है उससे पहले वाला साल। जैसे अभी अपन 21st सेंचुरी में चल रहे हैं तो अपन क्या लिखते हैं 2000, 2020। क्यों? क्योंकि 2000 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए और 21st सेंचुरी कंप्लीट करना है अपन को, इसलिए बोलते हैं 21st सेंचुरी, क्योंकि 21st चल रहा है इस वजह से। तो 18th सेंचुरी यानी कि 1700 से लेकर 1800 तक के जो बीच का टाइम पीरियड है उसको अपन 18th सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसको 18th सेंचुरी कंसिडर करते हैं। तो इन 1774 लुइस 16 राजा का नाम है, या याद रखना कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ किंग व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तब वहाँ के राजा का क्या नाम था, तो आपको नाम याद रखना है लुइस 16। ठीक है, इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। मतलब 1774 में जो लुइस 16 था, बर्बन फैमिली मतलब ये राजवंश है, एक तरीके से राजवंश का नाम है एक, कि बर्बन राजवंश जो था, तो लुइस 16 जो था असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, मतलब उसको फ्रांस की राजगद्दी पर बिठा दिया गया, यानी उसको राजा बना दिया गया। ठीक है, ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिया। मतलब जब वो 20 साल का था तब उसको राजा भी बना दिया और उसकी शादी भी कर दी। किससे कर दी? तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मतलब कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी वो। नाम क्या था? मारिया एंटोनी। ठीक है, आपको ये नाम भी, किंग का नाम और क्वीन का नाम याद रखना है। ठीक है, ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब जब उसको राजा बना दिया गया तो उसने अपना देखा कि भाई खजाना कितना है अपने पास, कितने पैसे हैं, तो जब उसको पता चला कि खजाना तो खाली था, कुछ भी नहीं था उसके पास, तब ऐसा क्यों? तब बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ? फ्रांस हैड स्पेंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑन वॉर इंक्लूडिंग हेल्पिंग 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन इंडिपेंडेंस। मतलब लुइस 16 जब राजा बना तो उसने फ्रांस की जो ट्रेजरी थी उसको एम्प्टी पाया, खाली पाया। तो अब वो खाली क्यों थी? तो उसके रीजंस है कि फ्रांस हैड स्पेंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑन वॉर, मतलब उन्होंने बहुत भारी मात्रा में पैसे जो है वो जंग के ऊपर, वॉर करने के ऊपर यूज़ करे थे, इंक्लूडिंग हेल्पिंग 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन इंडिपेंडेंस, जिसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उन्होंने इंडिपेंडेंस पाने में हेल्प करी। अब इंडिपेंडेंस किससे मिली? ब्रिटेन से। फ्रांस और ब्रिटेन दो बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। तो अब ब्रिटेन अमेरिका के ऊपर कॉलोनी राज करता था, तो फ्रांस ने अमेरिका को इंडिपेंडेंस दी इस वजह से। मेंटेनिंग द लग्जरीज पैलेस ऑफ वर्सेल्स, फ्रांस में एक जगह का नाम है वर्सेल्स, तो वहाँ पे जो पैलेसेस थे यानी राजा के महल थे उनको मेंटेन करना, उनकी लग्जरी को मेंटेन करना, उसमें भी पैसा बहुत जाता था। लैंडर्स हु गेव मनी टू द स्टेट बिगेन चार्जिंग अ वेरी हाई 10% इंटरेस्ट रेट, और जिन लोगों ने राजा को पैसे उधार दिए थे, मतलब राजा को लोन दिया था, तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ा हाई इंटरेस्ट रेट लगाते थे, 10% का इंटरेस्ट रेट लगाते थे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, अब राजा है तो सेना भी होगी। अब सेना ऐसे तो नहीं फ्री में काम करेगी, उसको पैसे भी चाहिए होंगे, उसको मेंटेन करने में पैसे चाहिए होंगे, उनके हथियार में, उनके खाने पीने में, तो उसमें भी पैसे लगते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से, तो ये तो था कि उसने फ्रांस की ट्रेजरी खाली क्यों पाई। तो अब कई बार मन में आता है कि टैक्स भी तो होता है, टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन से पहले आप एक चीज़ को समझो कि फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड कैसे थी। फर्स्ट स्टेट जो थी वो तो थी क्लर्जी की, उसमें थे क्लर्जी यानी वो लोग जो चर्च होता है ना, चर्च, उससे रिलेटेड थे। ठीक है, सेकंड स्टेट, इसमें कौन थे? नोबिलिटी यानी रूलिंग क्लास, यानी राजा और उसके जो रिलेटिव्स वो सब सेकंड स्टेट में आते थे, यानी नोबिलिटी में। अब थर्ड स्टेट में कौन आता था?
जो वहाँ की जनता थी, जैसे कि पीजेंट यानी फार्मर्स, आर्टिस्ट, बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। अब सबसे ज़्यादा पैसा तो था क्लर्जी के पास और नोबिलिटी के पास, बट सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भरता था? थर्ड स्टेट वाले लोग। अब ऐसा क्यों? तो अब अपन उसको ऐसा इसलिए था क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों का मानना था कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हमको भगवान ने भेजा है, इस वजह से हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स थर्ड स्टेट वाले देंगे। ठीक है, तो अब टैक्स कैसे कैसे टैक्स लगाए जाते थे उनके ऊपर? तो उनके ऊपर जो थर्ड स्टेट टैक्स भरती थी वो बहुत टाइप के टैक्स भरती थी, बट जो मेन दो टैक्स आपकी बुक में दिए हुए अपन उनको पढ़ते हैं। तो पहला टैक्स तो था तिथ टैक्स। अब तिथ टैक्स क्या होता है? अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि ये जो टैक्स है ये चर्च के द्वारा लिया जाता था, किसानों से, पीजेंट से। अब इसमें क्या होता था? 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चर्च को देना पड़ता था। मतलब कि जैसे अगर आपने, मान लीजिए आपने 100 क्विंटल गेहूं उगाए, ठीक है, तो उसमें से 1/10 यानी कि 10 क्विंटल गेहूं जो है वो आपको चर्च को देने पड़ते हैं एज ए टैक्स। ठीक है, फिर एक होता है टेल टैक्स। अब इसमें क्या होता था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। मतलब ये जो टैक्स है ये लोग सीधा किसको देते थे? सेकंड स्टेट वाले लोगों को। ये टैक्स तो जाता था, टिथ टैक्स तो जाता था क्लर्जी को यानी चर्च वालों को, फर्स्ट स्टेट के लोगों को। और जो टेल टैक्स है ये थर्ड स्टेट वाले लोग देते थे सेकंड स्टेट वालों को, यानी नोबिलिटी को, यानी राजा और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको। ठीक है, तब ये तो हो गया टैक्स की बात। अब अपन इसका जो टॉपिक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसका मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसका सब टॉपिक पढ़ते हैं। इसका सब टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव यानी कि जीने के लिए संघर्ष करना। तो अब जीने के लिए संघर्ष कौन कर रहा था? तो जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे वहाँ के थर्ड स्टेट के लोग, यानी जो वहाँ की आम जनता थी वो। अब स्ट्रगल क्यों कर रहे थे? तो सबसिस्टेंस क्राइसिस की वजह से। तो अब सबसे पहले आप इस टर्म को समझो कि सबसिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो खतरे में होते हैं। अब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का क्या मतलब है? यानी कि जीने के लिए जो चीज़ें बेसिक नीड है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, रहने की जगह, ये सब बेसिक लाइवलीहुड में आती है। तो जब ये चीज़ें किसी के लिए खतरे में होगी तो ऑफकोर्स उसके जीने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा उसको। तो अब ऐसा हुआ क्यों? हाउ? तो ऐसा क्यों हुआ? तो अपन पढ़ते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, ठीक है, अपन मान लिया पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, बट उसका रीज़न क्या था? कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो था, बट उसका मेन रीज़न क्या था? रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने के लिए लोग बढ़ेंगे, तो अब उसके हिसाब से आपको अनाज, जो फूड ग्रेन्स है वो भी ग्रो करने पड़ेंगे। पर क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। मतलब जितनी डिमांड थी ना उतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब जितनी डिमांड थी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो क्या हुआ? तो जितना प्रोडक्शन था तो उसमें जो क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट वाले जो लोग थे और सेकंड स्टेट नोबिलिटी वाले लोग थे उनके पास ज़्यादा पैसा था, तो ज़्यादा पैसा देकर चीज़ें खरीद लेते थे। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिनके पास ऑलरेडी कम पैसा था और फिर वो लोग टैक्स भी ज़्यादा देते थे तो और कम पैसा बचता था, वो लोग चीज़ें नहीं खरीद पाते थे। फिर इसी वजह से, वैसे ही तो टैक्स की वजह से थर्ड स्टेट वाले लोग सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोगों को पसंद नहीं करते थे। फिर उसके बाद जब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस आई तो उसके बाद जो रिच और पुअर के बीच का गैप था ये और भी बढ़ता चला गया। ठीक है, तब इसके बाद क्या हुआ? तो ये तो था हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, बट अब अपन इसका सेकंड सब टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है ग्रोइंग मिडिल क्लास इवेजेज एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। यानी कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास यानी जो नई मिडिल क्लास इमर्ज हो गया, नई मिडिल क्लास जो बनी, उन्होंने प्रिविलेजेस यानी कि
जो किसी इंसान को अपन बोलते हैं ना इसके पास तो ये सुविधा है, तो उसको बंद करने के लिए आवाज़ उठाई। तो अब मिडिल क्लास कहाँ से आई? हवा से तो आई नहीं, इमर्ज हुई। तो कैसे इमर्ज हुई? तो जब ट्रेडिंग ये सब ओपन हो गई थी, अब लोग ट्रेड करते थे, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट में जो अमीर लोग थे उनको हम मिडिल क्लास कहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले तो बहुत अमीर थे, और गरीब कौन थे? थर्ड स्टेट वाले। बट थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग ऐसे थे जो पैसे वाले थे, तो बिल्कुल गरीब भी नहीं थे और बिल्कुल अमीर भी नहीं थे, मिडिल में थे। तो इस वजह से इनको कहा गया मिडिल क्लास। ठीक है, तो अब मिडिल क्लास थे कैसे? तो प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। प्रॉस्परस थे यानी पैसे वाले थे, इनके पास एजुकेशन लेने के लिए एक्सेस था, यानी कि ये एजुकेशन ले सकते थे। जब पैसा आएगा तभी तो बंदा अपने बच्चे को पढ़ाएगा ना, बिना पैसे के कैसे पढ़ा लेगा? तो पैसा आने लगा तो इन्हें सोचा कि वह पढ़ाई भी चालू करते हैं। फिर जब पढ़ाई चालू करी तो इनके नए नए आइडियाज़ आने लगे इनमें। तो कैसे आइडियाज़ थे वो? कि दे ऑल बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ प्रिविलेजेस ऑन मेरिट नॉट ऑन द बर्थ। ये चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस हैं वो मेरिट के ऊपर आनी चाहिए, यानी कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है और अगर वो लायक है सुविधा लेने के लिए तो उसको सुविधा मिलेगी, बट किसी को बर्थ के ऊपर सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर आप राजा के घर पे पैदा हो गए, राजा के घर में, या फिर आप जो चर्च वाले लोग थे उनके घर में पैदा हो गए, तो फिर अगर आपको कुछ काम नहीं आता होगा तब भी आपको सुविधाएं मिलेंगी, प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेट मिडिल क्लास वाले लोग चाहते थे कि ऐसा ना हो, सिर्फ प्रिविलेजेस उसको मिले जो लायक है उसके। ठीक है, दीज आइडियाज वर बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन अ सोसाइटी। ये लोग और क्या मानते थे कि सबको फ्रीडम होनी चाहिए, कोई यूँ बंधे हुए नहीं होना चाहिए कि राजा तो जो मन में आए कर सकता है, जनता को सोच के काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल लॉस, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर राजा गलती करे तो राजा को भी सज़ा मिले, अगर जनता गलती करे तो जनता को भी सज़ा मिले। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इन अ सोसाइटी, सबको सोसाइटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, यानी सबको अपॉर्चुनिटी पाने का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही अपॉर्चुनिटी लेगा, सिर्फ वही पैसे कमा सकता है और अपने पास पैसे रख सकता है, और जो थर्ड स्टेट वाले उनको ही टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दीज आइडियाज़ वर हाईलाइटेड बाय फिलोसोफर्स लाइक, और जो ये सारे आइडियाज़ थे ये उस टाइम के कुछ जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे उनके द्वारा दिए गए। तो अपन उन कुछ फिलोसोफर्स के नाम पढ़ते हैं, जैसे जॉन लॉक। जॉन लॉक एक फिलोसोफर थे, इन्होंने अपनी जो एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर इन्होंने बताया कि जैसे जनता पहले राजा के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाती थी, मतलब उनसे कभी सवाल नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जनता को ऐसा बताया जाता था कि जो राजा है वो भगवान के द्वारा भेजा गया है, वो भगवान ने उसको भेजा है। बट उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, राजा अगर लायक हो तभी उसको राजा माने, वरना उसको राजा नहीं मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। फिर दूसरे थे जीन जैकस रूसो। तो इन्होंने क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या था, इसमें उन्होंने बताया कि जो राजा है और जो जनता है उसके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक डील होनी चाहिए कि जनता ऐसा ऐसा करेगी और राजा इसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, उस टाइम के एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब इन्होंने इस बुक में क्या करा, जो पावर होती है, पावर शेयरिंग के बारे में इन्होंने अपनी इस बुक में बताया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका इंट्रोडक्शन, और जो फर्स्ट टॉपिक है हमने वो पूरा कर लिया है, जो कि है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि एसएसटी बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए क्लास 9th एसएसटी की सारी चैप्टर्स की जो नोट्स हैं
उनको इन्हीं इजी हैंड रिटन वे में लाने वाला हूँ और ऐसा ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।